साल 1914 यूरोप। एक आगजुक को गाड़ी में गोली लगती है और उसके बाद 4 साल तक पूरी दुनिया हिल जाती है। 1,70,00,000 लोग मरे, 2,10,00,000 लोग जख्मी हुए, कई देशों के बॉर्डर्स मिट गए, बड़े बड़े अंपायर्स टूट गए। लेकिन ये सिर्फ एक आगजुक की हत्या नहीं थी, ये था एक ऐसा तूफान जो सालों से धीरे धीरे तैयार हो रहा था। सोचो जरा, 1900 के आसपास का यूरोप सिर्फ एक कॉन्टिनेंट तो था, लेकिन उसके अंदर 5-6 बहुत पावरफुल अंपायर्स थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया और ऑटोमन अंपायर। हर एक अंपायर अपना राज जमा कर बैठा था। हर एक अंपायर अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ था और ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। सोचो जैसे एक बहुत बड़ा दोस्तों का ग्रुप हो, जहां एक का झगड़ा हो तो पूरा ग्रुप कूद पड़ता हो लड़ने। उस वक्त 2 ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे। पहला ग्रुप था ट्रिपल अलायंस, जिसमें 3 बड़े देश थे, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी। उस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही देश हुआ करता था। दूसरा ग्रुप था ट्रिपल एंटेंट, जिसमें 3 बड़े देश थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? अगर जर्मनी अटैक करे फ्रांस पर तो फ्रांस प्लस रशिया मिलकर लड़ेंगे। अगर ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करे सर्बिया पर तो रशिया मदद करेगा, क्योंकि रशिया सर्बिया का प्रोटेक्टर था। सारे बड़े देशों को लग रहा था अगर हम स्ट्रॉन्ग दिख गए तो कोई हम पर हाथ नहीं डालेगा। लेकिन ये सोच गलत निकली। क्यों? क्योंकि जब जंग शुरू होती है तो वहाँ लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ इमोशन, ईगो और बदला काम करता है। असल प्रॉब्लम ये थी, जर्मनी लेट आया था दुनिया पर राज करने की रेस में। ब्रिटेन ऑलरेडी अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका पर कब्जा जमा चुका था और फ्रांस ने भी अपना हिस्सा ले रखा था। जर्मनी के दिमाग में था, हम भी अपना अंपायर बनाना चाहते हैं, हम भी पावरफुल बनना चाहते हैं, और ये पावर दिखाने वाली सोच सबके लिए प्रॉब्लम बन गई। 1900 में ब्रिटेन और जर्मनी शिप्स बनाने की रेस में थे। ड्रेडनॉट बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरशिप हुआ करती थी। अगर ब्रिटेन 1 बनाता तो जर्मनी भी 1 बनाता, अगर ब्रिटेन 2 बनाता तो जर्मनी भी 2 बनाता। उस जमाने में न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं थे, लेकिन उस टाइम ये शिप्स ही न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी थी। हर कंट्री को लग रहा था अगर हम मॉडर्न नहीं हुए तो हम कमजोर हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकला, सबके पास पावरफुल वेपन्स हो गए थे, सब तैयार थे, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। 28 जून 1914 सराजेवो, बोस्निया। आगजुक फ्रांस फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया हंगरी का नेक्स्ट रूलर, अपनी वाइफ सोफी के साथ गाड़ी में बैठा था। एक लड़का था 19 साल का, नाम गैवरिलो प्रिंसिप। वो एक सर्बियन नेशनलिस्ट था। उसके दिमाग में ये दर्द था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमारे सर्बिया को दबा रखा है, हम आज़ाद नहीं है। उसने गन निकाली, ट्रिगर दबाया और आगजुक मर गया। फिर उसके बाद जो हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी देश भयानक गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा ये सर्बिया की प्लानिंग थी। सर्बिया को वार्निंग दी कि हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अलाउ करो। सर्बिया ने साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहा फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सर्बिया के पीछे रशिया खड़ा था और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ था जर्मनी। फिर रशिया ने जर्मनी से कहा सर्बिया को हाथ मत लगाना। इस पर जर्मनी का रिप्लाई था, हम बाल्कन्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर तुम आर्मी रेडी करोगे तो हम भी करेंगे। इस बात पर रशिया ने आर्मी रेडी कर दी। जर्मनी ने कहा ठीक है, हम भी जंग के लिए तैयार है। फ्रांस को रशिया का साथ देना ही था अलायंस की वजह से। जर्मनी ने सोचा फ्रांस को हराने का बेस्ट तरीका है सीधा फ्रांस पहुंचना। फ्रांस पहुंचने के लिए बेल्जियम से जाना पड़ता है। बेल्जियम एक न्यूट्रल देश था। जर्मनी ने फिर भी बेल्जियम पर अटैक कर दिया। ब्रिटेन ने कहा बेल्जियम एक न्यूट्रल देश है, ये गलत है, पर जर्मनी को ब्रिटेन की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर ब्रिटेन ने भी जंग का ऐलान कर दिया। सिर्फ 6 हफ्तों में पूरा यूरोप आग में जल रहा था और इसके बाद फिर वो जंग शुरू हुई जो 4 साल चली। दोनों तरफ ट्रेंचेस बना दी गई। ट्रेंचेस मतलब जमीन के अंदर खोदी हुई 5 से 8 फीट गहरी खाई, जिसमें मिलियंस ऑफ सोल्जर्स वहां रहते थे। ट्रेंचेस का पर्पस था मशीन गन से बचना, आर्टिलरी शेल से प्रोटेक्शन और एनिमी को डायरेक्टली रश करने से रोकना। इस तरह पहली बार वॉर जमीन के नीचे लड़ी जा रही थी। फ्रांस बेल्जियम फ्रंट पर अप्रॉक्स 700 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रेंचेस थी। इधर एक पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड था जहां स्लीपिंग एरिया, फूड एरिया, एम्यूनिशन फैसिलिटीज और मेडिकल कॉर्नर्स थे। इधर ट्रेंचेस के अंदर ट्रेंचेस की कंडीशन कुछ इस तरह थी जिसमें कीचड़, चूहे, डेड बॉडीज और डिजीजेस पनप रही थी। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर, बीच में नो मैन्स लैंड, जहां एक कदम भी रखो मशीन गन से सीधा गोली।
फ्रांस की नदी सोम के पास एक जंग हुई, बैटल ऑफ द सोम। उस जंग में सिर्फ एक दिन में 60,000 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए, एक दिन में। ये था मॉडर्न वॉर। ये जंग क्यों 4 साल चली, क्यों 1,70,00,000 लोग मरे, क्यों ये जंग जल्दी खत्म नहीं हुई? इसका जवाब है वेपन्स बहुत एडवांस हो चुके थे, मशीन गन्स, बिग कैनन्स, पॉइजन गैस, लेकिन सोच अभी भी वही पुरानी थी। जनरल्स बोलते थे सीधा चार्ज करो और आगे बढ़ो। दरअसल ये लाइन बहुत पुरानी है। पहले की वॉर्स में, जैसे कि नेपोलियन के ज़माने की वॉर्स में, ये लाइन इस्तेमाल होती थी क्योंकि सोल्जर्स लाइन बना के आगे बढ़ते थे एक टुकड़ी में, और स्वॉर्ड्स या राइफल से फाइट होती थी। तो जनरल्स के दिमाग में वही था, सोल्जर्स भाग के आगे बढ़ेंगे और दुश्मन टूट जाएगा। पर ट्रेंचेस के सामने चार्ज करना, जिसका मतलब होता है सीधे मौत, क्योंकि जैसे ही कोई सोल्जर ट्रेंच से बाहर निकला तो 600 राउंड्स पर मिनट मशीन गन और साथ में आर्टिलरी फायर सोल्जर्स के चिथड़े उड़ा देंगे। इसलिए सीधे चार्ज करना मतलब सुसाइड करना था। फिर क्या हुआ? वॉर का मतलब हो गया जो ज्यादा टाइम तक रिसोर्सेज जला सके वो जीतेगा। रिसोर्सेज जैसे गन्स, बुलेट्स, आर्टिलरी शेल्स, फूड, फ्यूल, मनी और फ्रेश सोल्जर्स। मतलब जो देश ज्यादा फैक्ट्रीज चला सके, ज्यादा एम्यूनिशंस बना सके, ज्यादा लोग भेज सके, ज्यादा टाइम तक इकोनॉमी सर्वाइव कर पाए, वही जीतेगा। 4 साल तक वही मारो मरो, आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। कोई भी देश पीछे नहीं हट सकता था। आखिर क्यों? इसका जवाब था ईगो। अगर अब सरेंडर किया तो जो सोल्जर्स मर गए उनकी मौत बेकार हो जाएगी, इसलिए सब यही सोचते रहे बस एक बार जीत जाए, और इसी सोच ने वॉर को लंबा कर दिया। 1917 में अमेरिका आया, पहला न्यूट्रल देश था, लेकिन जर्मनी ने एक अमेरिकन शिप डुबा दी जिससे अमेरिका गुस्सा हो गया, और इसी टाइम रशिया बाहर हो गया क्योंकि रशिया देश अंदर से टूट चुका था, भूख और गुस्सा पीक पर था और रिवॉल्यूशन आ गया। फिर कम्युनिस्ट सरकार आई, लेनिन और बाद में स्टेलिन। रशिया ने ट्रीटी साइन की और वॉर छोड़ दिया। अमेरिका के आने से बैलेंस फिर से ऊपर नीचे हो गया। 11 नवंबर 1918 इस दिन वॉर रुका। 4 साल बाद 1,70,00,000 लाशें बिछने के बाद जर्मनी ने सरेंडर किया। ऑस्ट्रिया हंगरी टूट गया। ऑटोमन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन ये एंडिंग असल में नेक्स्ट वॉर का बेस थी। 1919 में जीतने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए थे। हारने वाला देश जर्मनी था। तो जर्मनी के साथ क्या हुआ? जमीन चली गई, आर्मी सिर्फ 1 लाख, नेवी और एयरफोर्स ऑलमोस्ट 0, भारी भरकम पैसा भरना पड़ा। पूरा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया गया। अगर जर्मनी के नजरिए से सोचो तो कल तक पावरफुल अंपायर, आज बर्बाद इकोनॉमी, बेइज्जती, भूखमरी। ये पीस ट्रीटी पीस नहीं थी, ये बदला थी, और इसी गुस्से ने 20 साल बाद हिटलर को पावर में लाया। इस वॉर ने कई देशों को अलग अलग कर दिया, जैसे ऑटोमन एम्पायर टूटकर टर्की बना और मिडिल ईस्ट के कुछ देश बने। ऑस्ट्रिया हंगरी एक देश था, टूटकर अलग हो गए। ऑस्ट्रिया अलग, हंगरी अलग। रशिया देश, रशिया से सोवियत यूनियन यूएसएसआर बन गया। बाल्कन्स ने अपने नए देश बना लिए। यूरोप का मैप पूरी तरह से बदल गया। वर्ल्ड के लीडर्स ने सोचा वॉर से पहले बातचीत होनी चाहिए। फिर लीग ऑफ नेशंस बना, पर अमेरिका ज्वाइन नहीं हुआ। रशिया बाहर था, जर्मनी भी बाहर था, जिसका रिजल्ट सिस्टम फेल। और फिर 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 आया। तो इस वॉर में इंडिया का क्या रोल था? ब्रिटेन वॉर में था तो 12 लाख इंडियन सोल्जर्स भेजे गए थे भारत से। यूरोप के ट्रेंचेस में अपने देश के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश फ्लैग के लिए भेजे गए सोल्जर्स में से 74,000 इंडियन सोल्जर्स मारे गए और 67,000 सोल्जर्स जख्मी हुए। इस इंसिडेंट से इंडिया पर इकोनॉमिक बोझ पड़ा और जॉबलेस सोल्जर्स वापस भारत आए और देश में गुस्सा बढ़ा। इसी गुस्से ने आज़ादी के मूवमेंट को आग दी। वर्ल्ड वॉर 1 ने मॉडर्न वर्ल्ड बनाया। मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स, यूरोप के बॉर्डर्स, रशिया वेस्ट टेंशन, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज, नेशनलिज्म, सबकी रूट्स यहीं से है। प्राइड प्लस पावर का गेम तबाही ला सकता है। एक गोली 1,70,00,000 मौत, आज भी वही गेम है, बस वेपन्स बदल गए हैं। 1914 से 1918 एक जंग जो सिर्फ जंग नहीं थी, ये दुनिया को दोबारा लिखने वाला मोमेंट था। और जब तक हम इससे नहीं सीखेंगे हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी।